हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारी सिलेबस सीरीज चल रही है जहाँ पे अभी हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 70% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम नए क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो कब है, सितंबर में होने वाला है। तो अभी भी आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का टाइम बचा है। तो इन 40 से 45 दिन में आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस के साथ साथ फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो 1 नंबर या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई होना रह जाता है ना, उसकी जो मेन वजह है वो यही होता है कि सिलेबस हम पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और इसके माध्यम से हम चले जाते हैं एग्जाम देने। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अभी भी काफ़ी समय, पर्याप्त समय है आपके पास। अब सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो ये हमारी सिलेबस सीरीज चल रही है जहाँ पे हम अभी बहुत सारी साइंस की क्लासेस पढ़ चुके हैं। फिजिक्स की क्लासेस हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस हैं और बायोलॉजी की क्लासेस हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे हैं और सारी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लास आपकी सीक्वेंस वाइज डली हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके एक एक क्लास वहाँ से कंप्लीट करिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो यहाँ पे करने ही वाले हैं। तो अगर आप साइंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, खासकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिटेल में डायग्राम के माध्यम से पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, यहाँ पे हम एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि कंटेंट तो पढ़ने के लिए था है लेकिन हमको वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में हमारे आता है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है। तो श्वसन क्या होता है, वायुमंडल से जो वायु है उसको ग्रहण करना, वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना, फिर कोशिका में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भोजन का क्या करना, पाचन करना या फिर ऑक्सीकरण करना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। सिंपल सा है कि हम एटमॉस्फेयर से वायु लिए, ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद सेल में जो ऑक्सीजन के उपस्थित में क्या किए, भोजन का पाचन किए या ऑक्सीकरण किए। ये जो प्रोसेस होती है यही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस श्वसन की प्रक्रिया से हमको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा जितनी भी बॉडी की वाइटल एक्टिविटी होती है ना, जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके संचालन के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनको मतलब सारी क्रियाओं करने के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। तो ये जो श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन क्रिया होती है, इससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। श्वसन की प्रक्रिया सभी में सेम होती है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, सभी में श्वसन की क्रिया समान रूप से होती है। अब जो श्वसन क्रिया होती है ना, मेनली इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है वायु श्वसन, क्या है, एक है वायु श्वसन, दूसरा है गैसों का परिवहन, दूसरा क्या है, गैसों का परिवहन, और तीसरा क्या है, गैसों के परिवहन के अलावा तीसरा है आंतरिक श्वसन। तीसरा क्या है, आंतरिक श्वसन। जो निःश्वसन और निःश्वसन होता है ना, ये किस में आता है, ये वायु श्वसन के अंतर्गत ही आता है। तो श्वसन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। अब आ जाते हैं हम मानव श्वसन तंत्र में, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके नाम से ही क्लियर है कि मानव के श्वसन में जो बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, इन ऑर्गन का क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। तो मानव के श्वसन में जो सिस्टम काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव श्वसन तंत्र। बेसिकली हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, जितने भी ऑर्गन मानव श्वसन में पार्टिसिपेट लेते हैं यानी काम करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, मानवों में श्वसन कई अंगों के द्वारा होता है, इनका जो सम्मिलित रूप होता है वही क्या कहलाता है, मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। अब मानव श्वसन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो कौन सा होता है, लंग्स या फिर फेफड़ा होता है। अब लंग्स होता क्या है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो लंग्स क्या है, वक्षीय गुहा में दोनों ओर स्थित होता है। वक्षीय गुहा मतलब समझते हैं, जो थोरैकिक कैविटी होती है वहाँ पे दोनों ओर ये जो होता है लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स का शेप कैसे होता है, तो लंग्स का शेप होता है शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार
शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। और एवं ये कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर रंग की बात की जाए तो रंग कैसा होता है? तो रंग होता है इनका गुलाबी कलर का। अब ये जो लंग्स है या फिर फेफड़ा जो भी आप कहें, तो इनकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को बोला जाता है कूपिकाएं। क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कूपिकाएं। क्या बोला जाता है? कूपिकाएं या फिर एल्वियोली बोलते हैं। वास्तव में जो फेफड़े में श्वसन की क्रिया होती है ना, वो कहाँ पे होती है? कूपिकाओं में ही होती है। फेफड़े यानी लंग्स का जो मेन काम होता है, मेन काम क्या होता है? वायु यानी एयर को अंदर लेना। अब जब एयर को हम अंदर लेंगे यानी वायु को जब ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है जो वायु अंदर लिया है, और कोशिकाएं भी एक्टिविटी करती हैं। तो कोशिकाएं जो एक्टिविटी करती हैं उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, ये मेन काम होता है किसका? लंग्स का। कि वायु अंदर ग्रहण किए, ग्रहण करने से जो ऑक्सीजन मिलती है उसको कोशिकाओं को प्रदान करते हैं, और कोशिकाएं जो काम करती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो यही मीन्स किसका काम होता है? लंग्स यानी फेफड़े का काम होता है। साथ ही जो फेफड़ा होता है ये ब्लड प्योरीफाई करने का काम करता है। कैसे? जो फेफड़े में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त आता किसके माध्यम से है? तो अशुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी के माध्यम से। किसके माध्यम से आता है? पल्मोनरी के माध्यम से आता है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। फिर फेफड़े में इसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध होने के बाद ये पल्मोनरी धमनी से आता है। किससे आता है? धमनी से आता है, और पल्मोनरी सिरा के माध्यम से ये पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये सब काम किसका होता है? तो ये काम होता है लंग्स का या फिर फेफड़े का। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो मानव श्वसन अंग होता है ना, ये 2 भाग में डिवाइड होता है। एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं ऊपरी भाग। कौन सा भाग होता है? ऊपरी भाग। ऊपरी भाग में क्या आता है? नोजल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है और लैरिंग्स। ये कहाँ आता है? ऊपरी भाग में आता है। और जो निचला भाग होता है, निचले भाग में क्या आता है? ट्रैकिया आता है, ब्रोंकियोलस आता है, एल्वियोली आता है, ब्रोंकाई आता है और डायफ्राम आता है। ये किस में आते हैं? ये निचले भाग में आते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि नोजल कैविटी का काम क्या होता है, फेरिंग्स का काम क्या होता है और लैरिंग्स का काम क्या होता है। तो देखिए, जो नोजल कैविटी होती है, ये नाक जो होता है, नाक क्या करता है? नाक का काम होता है कि वायुमंडल से ग्रसनी तक वायु को पहुंचाना। वायुमंडल से ग्रसनी क्या होती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स तक क्या करना? वायु को पहुंचाना। तो ये किसका काम होता है? नाक का काम होता है। अब जो नोजल कैविटी या जो नोजल सेप्टम होता है, ये 2 भाग में डिवाइड होता है। एक है वेस्टिब्यूल, क्या है? एक है वेस्टिब्यूल। अब जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल क्या है? ये नासिका छिद्र है, यानी नाक के जो छेद होते हैं, ये नाक का आगे का भाग होता है। जो नाक के छेद होते हैं ना, ये इसी में प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल में। ये जो होता है, ये दोहरी परत से बना होता है। किससे बना होता है? दोहरी परत से बना होता है। दोहरी परत से बने होने के कारण इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। और साथ ही क्या पाया जाता है? म्यूकस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस ये बालों जैसे जो संरचना होती है, ये छोटे छोटे जो रोमे होते हैं, इनसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नाक से अंदर नहीं जा पाते। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा जो नोजल कैविटी का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑल फैक्ट्री रीजन या फिर घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री रीजन इसको बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है? तो ये गंध या फिर सुगंध जो भी है उसको महसूस करने का काम करता है, और ये नाक को ब्रेन से जोड़ने का भी काम करता है। तो ये हो गया नोजल कैविटी। हाँ, ये जो ऑल फैक्ट्री होता है ना, ऑल फैक्ट्री रीजन, ये कुत्तों में ज़्यादा बड़ा होता है और कुत्तों में ज़्यादा एक्टिव भी होता है। दूसरा पार्ट आ जाता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का काम क्या होता है? तो ये एक या क्या होता है? ये पाचन और श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? पाचन के लिए भी, श्वसन तंत्र के लिए। क्योंकि जो भोजन होता है और जो श्वास आती है, दोनों फेरिंग्स में आके रुकती हैं। ठीक है, और भोजन नाल और श्वसन नाल ये आपस में कहाँ पे मिलते हैं? फेरिंग्स में ही मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फेरिंग्स में 2 छिद्र होते हैं। जो एक छिद्र होता है ग्रसनी, एक छिद्र किससे जोड़ती है? श्वास नली में जाके खुलती है। यानी एक छिद्र जो होता है ये किससे जुड़ा रहता है? श्वास नली से जुड़ा रहता है। इस श्वास नली से
जुड़े छिद्र को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। और जो दूसरा छिद्र होता है जो कि फूड पाइप से जुड़ा रहता है, भोजन नली से जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो जो श्वास नली से जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और जो भोजन नली से यानी फूड पाइप से जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। जो ग्रसनी होती है, वायु होती है ना, वायु ग्रसनी से ही होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचती है। ठीक है। तीसरा आ जाते हैं हम लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र या फिर कंठ बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ पे एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब जो एडम्स एप्पल होती है ये जो मेल है, मेल में विकसित होती है, इसीलिए जो इनकी आवाज़ होती है ना, क्या होती है? थोड़ा कम तारत्व वाली होती है, यानी मोटी आवाज़ होती है। लेकिन जो महिलाओं में एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता है, इसीलिए महिलाओं में जो आवाज़ होती है वो अधिक तारत्व वाली, उच्च तारत्व वाली होती है और पतली और मधुर होती है। अब लैरिंग्स से होते हुए वायु कहाँ पहुंची? ट्रैकिया में पहुंची। ये जो छल्ले के आकार की संरचना होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया कितनी लंबाई की होती है? तो ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर की होती है। और ये एक प्रकार की क्या होती है? बेलनाकार नली होती है। कैसी नली होती है? बेलनाकार होती है। ये आप याद रखिएगा, कैसी होती है? बेलनाकार नली होती है। तो श्वास नली श्वसन तंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? ट्रैकिया। इसी से होते हुए जो वायु होता है वो कहाँ जाता है? फेफड़ों तक जाता है। ठीक है। ग्रसनी से वायु कहाँ आया? एयर आया यहाँ पे ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के माध्यम से ये कहाँ पे चला जाएगा? ट्रैकिया के माध्यम से ये चला जाएगा लंग्स में या फिर फेफड़ों में। अब फेफड़े क्या होते हैं? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो ट्रैकिया होती है ना, इसके ऊपर देखिए एक कार्टिलेजियस क्या होती है? परत होती है। ट्रैकिया के ऊपर एक परत होती है और वो परत किसकी होती है? कार्टिलेज की परत होती है। ठीक है। किसकी परत होती है? कार्टिलेज की परत होती है। और ये कार्टिलेज की जो पट्टी होती है, परत होती है, क्या करती है? ट्रैकिया को आपस में चिपकने से रोकती है और साथ ही मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद जो ट्रैकिया है ये दो भागों में जाके डिवाइड हो जाती है। इन दो भागों को हम क्या बोलते हैं? इन दो भागों को हम श्वसनी या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनी या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये जो श्वसनी होती है ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे नलियों में जाके डिवाइड हो जाती है। इन नलियों को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस या फिर श्वसनिकाएं कहते हैं। अब इन्हीं श्वसनिकाओं से ही ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स लाइक, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होते हैं। इस बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर सैक बोलते हैं। या फिर इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, एल्वियोली। किस नाम से जानते हैं? एल्वियोली के नाम से जानते हैं। अब ये जो कूपिका या फिर इसको हम वायुकोश, एयर सैक या एल्वियोली कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या होती है? फेफड़े की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इन्हीं के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, जो गैसों का आदान प्रदान होता है लंग्स में, ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ये एल्वियोली के माध्यम से ही होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। अब देखिए जो एल्वियोली होते हैं ये बैलून्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी जो परतें होती हैं ना इतनी महीन होती हैं, इतनी महीन होती हैं, यानी इतनी पतली परत होती हैं कि जो ब्लड होता है डायरेक्ट इनके कॉन्टैक्ट में आता है। जो ब्लड आया लंग्स के पास, लंग्स के पास जो ब्लड आएगा वो एल्वियोली के परत के पास जाके चिपक जाएगा। अब जब ये परत के पास जाएगा तो एल्वियोली क्या करेगी? ऑक्सीजन को कहाँ भेजेगी? ब्लड में या फिर रक्त में भेजेगी। और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजेगी? रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेगी अपने अंदर। ठीक है। जिसको वो क्या करेगा? जिसको बाह्य श्वसन के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है गैसों के आदान प्रदान की, ये किसके माध्यम से होती है? एल्वियोली के माध्यम से होती है, जो कि श्वसन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी प्रोसेस है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक बार आपको नहीं समझ में आया है, मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले क्या आता है? नोजल कैविटी आता है। नोजल कैविटी जो दो भागों में बटा होता है, एक है वेस्टिब्यूल और दूसरा क्या है? घ्राण क्षेत्र। जो वेस्टिब्यूल होता है ये आगे का भाग होता है नाक का, जहाँ पे नासिका छिद्र पाया जाता है, और ये दोहरी परत होती है, इसीलिए यहाँ पे बाल जैसी संरचना पाई जाती है और म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस बालों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से धूल के कण अंदर नहीं जा पाते। ठीक है। दूसरा है घ्राण क्षेत्र या ऑल्फैक्टरी रीजन। ये नाक को ब्रेन से
छोड़ने का काम करता है और ये गंध सुगंध को महसूस करता है। कुत्तों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तीसरा आ जाते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है? ये पाचन तंत्र से भी जुड़ी होती है और श्वसन तंत्र से भी जुड़ी रहती है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसी भाग से जो भोजन नाल है, श्वसन नाल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। अब जो ग्रसनी का एक छिद्र जो कि श्वास नली में जाके खुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी से ही होते हुए जो एयर है कहाँ पे जाती है? ट्रैकिया में जाती है। तीसरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होती है? स्वर यंत्र होती है जो कि ध्वनि उत्पन्न करने का काम करती है। एडम्स एप्पल इसमें लैरिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी जो विकसित होते हैं। अब ये मेल में विकसित होते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भारी होती है, और फीमेल में विकसित नहीं होते हैं इसीलिए उनकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। तीसरा हम आ जाते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या होती है? ये क्या है? विंड पाइप होती है, यानी जो वायु इसी के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है, इसलिए इसको हम सबसे महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं। ये एक बेलनाकार नली होती है जो कि 12.5 सेंटीमीटर की होती है, और ये एक छल्ले नुमा इसकी कैसी होती है? आकृति होती है। अब इसमें कार्टिलेज की पट्टी पाई जाती है। अब जो कार्टिलेज की पट्टी होती है ट्रैकिया की परत को आपस में चिपकने से रोकती है, साथ ही उसको मजबूती भी प्रदान करती है। उसके बाद जो ट्रैकिया है ये दो भागों में जो डिवाइड होती है, इन दो भागों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर महीन परतों में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो महीन ये जो संरचनाएं गई हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, या फिर श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाएं से आगे जाके टिप पॉइंट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है जिसको हम एयर सैक या फिर एल्वियोली बोलते हैं। और ये जो एल्वियोली होता है यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कुल मिला के जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जाता है, ये किसके माध्यम से होता है? एल्वियोली के माध्यम से होता है। इसीलिए एल्वियोली को हम क्या कहते हैं? फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो आई होप आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं श्वासोच्छ्वास या फिर जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना, ब्रीदिंग होता क्या है? ब्रीदिंग ये होता है कि वायु को श्वसन मार्ग द्वारा शरीर के अंदर लेना या फिर बाहर छोड़ना। कुल मिला के जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है इसको जो हम इनहेल करते हैं और जो एक्सहेल करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब जो ब्रीदिंग होती है ना ये दो क्या बोलते हैं? अवस्था में होती है। एक है निःश्वसन जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या होता है? निःश्वसन जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब इसमें क्या होता है? वातावरण से वायु को शरीर के अंदर फेफड़े में पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। अब वातावरण से जो वायु ली गई है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, ये तो वातावरण से हम क्या लिए हैं? एयर को अंदर लिए हैं, इनहेल किए हैं। क्या करें हैं? इनहेल किए हैं। अब जब इनहेल करते हैं ना वातावरण से वायु को, तो उस टाइम पे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है निःश्वसन की। अब निःश्वसन या फिर एक्सपायरेशन क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। अब जो निःश्वसन है, अब वातावरण से हमने जब वायु ली थी तो उसमें 21% क्या था? ऑक्सीजन था। ठीक है, 0.03% CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड था। 78% क्या था? 78% था नाइट्रोजन। लेकिन जब हम वायु को बाहर निकालते हैं नाक के द्वारा, जब वायु छोड़ी जाती है तो उसमें 17% ऑक्सीजन होता है, यानी 21 में से 17% ऑक्सीजन वापस लौट जाता है। बाकी जो 4% ऑक्सीजन है ये बॉडी के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए लिया कितना? 0.03%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कितनी की गई? तो मुक्त की गई 4%। और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 78% हम लेते भी हैं, इनहेल भी करते हैं, और 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो होता है उसको हम एक्सहेल भी करते हैं। तो वायुमंडल में जो गैसें छोड़ी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। और जब एक्सहेल करते हैं ना हम एयर को या फिर वायु को, तो उस टाइम पे जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? रिलैक्स होता है। अंदर खींचते टाइम, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस कहलाती है। एक होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है?
हाँ, यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं जिनको आप जान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मानव की हर सामान्य सांस में लगभग 2 सेकंड का क्या होता है, अंतःश्वसन होता है, और 3 सेकंड का क्या होता है, उच्छ्वास यानी बाह्य श्वसन होता है। जो मनुष्य होता है वो 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार, या फिर कहीं-कहीं पे 12 से 16 बार लिखा रहता है कि 12 से 16 बार वो क्या करता है, सांस लेता है। जबकि जो नवजात शिशु है वो 1 मिनट में लगभग 40 बार सांस लेता है। कितनी? 40 बार सांस लेता है। सोते समय हर एक व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमको कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है ना, श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होती है, ये पूरी तरीके से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। ब्रेन का जो मेडुला पार्ट होता है और जो पोन्स वेरुलाई पार्ट होता है, इसमें एक बायलेटरल श्वास केंद्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसको रिदम में लाने का काम करता है, यानी उसके रेट को नियंत्रित करने का काम करता है, उसके लय एवं दर को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन को ही हम आंतरिक श्वसन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो कोशिका में श्वसन अंगों के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन के उपयोग से भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है यानी पाचन होता है, उस प्रक्रिया से जो ऊर्जा बनती है या ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कुल मिला के जो एटमॉस्फेयर से हमको ऑक्सीजन मिली, अब ऑक्सीजन, अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ी है, ये यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करती क्या है, ये प्रोसेस हमको यानी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करती है। अब श्वसन अंगों के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रदान हुई है, यानी कोशिका को या सेल को जो ऑक्सीजन मिली है, इस ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिका क्या करेगी, भोजन का ऑक्सीकरण करेगी, यानी भोजन का पाचन करेगी। अब भोजन के पाचन करेगी तो उसमें से ऊर्जा प्रदान होगी। अब जो ऊर्जा मिलती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी यानी ऊर्जा जो होती है, मिलती है, वो एटीपी के रूप में स्टोर्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या करता है, 6CO2 और H6H2O में टूट जाता है, और क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे होता है। और ये जो क्रिया हुई है ना, ये यहाँ पे जो क्रिया हुई है, यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी जो हम वायु श्वसन के माध्यम से एक्सेल करते हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अभी हमने पढ़ा है कि 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और जो एक्सेल करते हैं वो कितना, 4% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। अब जो कोशिकीय श्वसन होता है ना, ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक क्या होता है, वायवीय श्वसन, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण करता है, और इसमें अधिक ऊर्जा हमको मिलती है, लगभग 36 एटीपी यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए किसमें होता है, मानव में होता है, मछली में होता है। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अब जब आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे कम ऊर्जा मिलती है, यानी 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही लैक्टिक अम्ल या फिर एथिल अल्कोहल भी बनता है। और ये बेसिकली किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। या फिर दौड़ते समय मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, वो अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप ही बनता है। अब 2-3 बार एक टर्म आया जो कि क्या है, डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। तो अब डायाफ्राम क्या होता है, तो डायाफ्राम जो वच्छी गुहा होती है यानी थोरैकिक कैविटी होती है, इसके निचले का जो भाग होता है, इसके निचले भाग में स्थित है एक संरचना होती है जो कि फेफड़े को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। यहाँ पे ये फेफड़ा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये फेफड़े को क्या करती है, फेफड़े को आधार प्रदान करने का, बेस प्रदान करने का काम करती है। डायाफ्राम के ऊपर या फिर नीचे होने के कारण ही जो एयर होती है वो फेफड़े के अंदर या फिर बाहर जाती है। अगर डायाफ्राम, मान लीजिए डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम ऊपर की ओर होगा, तो वायु कहाँ जाएगी, वायु जाएगी बाहर। फेफड़े से वायु कहाँ जाएगी, वायु जाएगी बाहर। और अगर डायाफ्राम नीचे होता है, डायाफ्राम क्या होगा, नीचे होगा, तो डायाफ्राम नीचे होने की वजह से वायु जो होती है वो फेफड़े के कहाँ आती है, अंदर आती है। फेफड़े के कहाँ आती है, अंदर आती है। तो ये किसका काम होता है, ये डायाफ्राम का काम होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने टोटल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम
सिस्टम को डिटेल में डायग्राम के माध्यम से पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है और सबसे सिंपल वे में प्रोसेस यहाँ पे पढ़ी है। अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं ना अच्छे से, साथ ही अगर आपने एक बार रिवीजन भी कर लिया है तो आपको पूरी प्रोसेस यहीं पे क्लास में ही रट जाएगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए, कोई भी अपडेट आप तक पहुँचानी हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।